दोस्तों, चेंज आसान नहीं होता, बल्कि ये बड़ा मुश्किल होता है। और कभी कभी तो इतना मुश्किल होता है कि आपको लगेगा ये सारी दुनिया ही उलट पुलट हो रही है। लेकिन बाकी लोगों की तरह आपको भी अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस के लिए रेडी रहना होगा। और कुछ स्विचेस शायद आपको इतना परेशान कर दें कि आप एकदम सर पकड़कर बैठ जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, कभी इजी तो कभी हार्ड। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। वैसे इस प्रॉब्लम को हीथ ब्रदर्स एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच करते हैं, एक ओल्ड बुद्धिस्ट मेटाफोर के थ्रू, जिसके हिसाब से इंसान दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट वाला पार्ट रैशनल, कोल्ड और कैलकुलेटिव है, जिसे राइडर कहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट इमोशनल है, ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स देता है, जिसे एलिफेंट बोलते हैं। हर इंसान इन दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन ऑथर्स एक थर्ड एलिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसे पाथ कहते हैं, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन के एस्पेक्ट हैं। आपका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, वे लोग जो आपके आसपास रहते हैं। अगर आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों पार्ट्स को कैसे बैलेंस किया जाए। हालांकि ये इतना इजी है नहीं, लेकिन फिर पॉइंट की बात यह है कि अगर ये इजी होता तो हर कोई इसे कर न लेता। दोस्तों, शुरू करते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है द 3 सरप्राइजेस। इस बुक का फर्स्ट स्टेप है चेंज के 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स, जिसके अंदर पहला है द एलिफेंट, दूसरा है द राइडर और तीसरा है रेशनल साइड। राइडर ही है जो पाथ चूज करता है। अब ये पाथ स्मूथ हो सकता है या फिर रॉकी और खतरों से भरा हुआ भी। ये सब एंड में राइडर पर डिपेंड करता है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये राइडर बिना एलिफेंट के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एलिफेंट उसका ड्राइविंग फोर्स है। ठीक ऐसे ही अगर राइडर ना हो तो एलिफेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो खुद अपने इमोशंस और फीलिंग्स में भटक कर रह जाएगा। और सेम चीज आपकी लाइफ के साथ भी है। आपके इमोशंस ही वो ड्राइविंग फोर्स हैं जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। आप कुछ भी इंटरेस्टिंग सोच लें, लेकिन आपके इस रैशनल इंटरेस्ट को इमोशंस ही बैकअप करते हैं। हीथ ब्रदर्स अपने एक रिसर्च से शो कराते हैं कि ये एलिफेंट कितना पावरफुल है। इस स्टडी में शो किया गया था कि लोगों को अगर बड़ा कंटेनर दिया जाए तो वो नॉर्मली जितना खाते हैं उससे डबल अमाउंट का पॉपकॉर्न खा सकते हैं। जाहिर है कि यहाँ इमोशनल और इरेशनल साइड काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक तरीके से बोलें तो सारे 3 कंपोनेंट्स इस ओवरराइटिंग बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इस सिचुएशन में राइडर का रिएक्शन होगा, लगता है खूब सारे पॉपकॉर्न हैं, फिर एलिफेंट खूब सारा खा लेगा, लेकिन फिर भी काफी पॉपकॉर्न बचते हैं तो एलिफेंट बोलेगा मैं जितना हो सके उतने पॉपकॉर्न खाना चाहता हूं। अब क्योंकि राइडर को पॉपकॉर्न से भरा कंटेनर थमा दिया गया था, तो उसे कोई वजह नहीं दिखती कि वो सारे पॉपकॉर्न क्यों ना खाए, और इसीलिए एलिफेंट को भी छूट मिल गई कि जितना मर्जी हो उतना पॉपकॉर्न खा लो। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इसकी इरेशनल साइड सिर्फ प्लेजर है, यानी इसको पॉपकॉर्न खाने में मजा आ रहा है, और जब तक रैशनल साइड इसे रोकेगी नहीं, ये प्लेजर के लिए खाता ही जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन है कि आपको अपनी लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स बैलेंस करने हैं, रैशनल, इरेशनल और सिचुएशनल एस्पेक्ट्स। तभी आप लाइफ के बिग चैलेंजेस को वेलकम कर पाएंगे। या जैसे हीथ ब्रदर्स समझाते हैं, राइडर को डायरेक्शन चाहिए और एलिफेंट को मोटिवेशन, और दोनों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ में कम से कम फ्रिक्शन चाहिए, जिससे वो जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंच सके। दोस्तों, सेकंड चैप्टर है ब्राइट स्पॉट्स। सेकंड चैप्टर में ऑथर्स राइडर की साइकोलॉजी को थोड़ा और बेटर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये इमोशन के मामले में बड़ा कोल्ड, रैशनल और कैलकुलेटिव टाइप का है, और इसकी वजह से ये कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। ये तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। आप बेड पे लेटे हो, एक बढ़िया सी नींद का वेट कर रहे हो कि तभी आपके माइंड में ख्याल आने लगते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो तो आप सोचते ही चले जाते हो। लेकिन अपने लिए सो कॉल्ड ब्राइट स्पॉट ढूंढकर इस ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस की हैबिट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये वो चीजें होती हैं जिनमें कि आप बेटर करते हो, और ये जरूरी नहीं है कि आप लाइफ की हर चीज में एक्सपर्ट हो, बशर्ते कि आप कोई सुपरमैन या वंडर वुमन हो। और इसीलिए आपको बस 1 या 2 ही ब्राइट स्पॉट्स चूज करने हैं जिन पर आप पूरा फोकस कर सकें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो नेगेटिव स्टफ को ही देखते हैं,
जिसकी वजह से वे उन्हें अपनी लाइफ की कुछ अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती। इसे पॉजिटिव नेगेटिव एजिमेंट्री या नेगेटिव बायस भी बोलते हैं। हम ह्यूमंस के एवोल्यूशन के दौरान नेगेटिव बायस सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि नेगेटिव स्टेप पर फोकस करने से हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव एजिमेंट्री नहीं चलेगी, क्योंकि इससे नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में आपको बड़ी मुश्किल होगी। यही रीजन है कि चिप और डॉन हीथ आपको ब्राइट स्पॉट्स पर फोकस करने की एडवाइस देते हैं, और ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो डेली एक डे टू डे लिस्ट लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट के टॉप में उन चीजों को रखो जो आपको करना पसंद है, और जो कम पसंद है उन्हें बॉटम में। फिर इसके अकॉर्डिंग अपना हर डे प्रिपेयर करो। थर्ड चैप्टर है लर्न क्रिटिकल मूव्स बाय हार्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में हीथ ब्रदर्स डिसीजन पैरालिसिस के बारे में बता रहे हैं। हम सबके साथ ये हुआ है, जैसे कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो, आपको पब्लिक के सामने बोलना है, कोई ऐसी ही बड़ी प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। आपने शायद नोटिस किया हो कि ऐसी सिचुएशन में आप डर से पीले पड़ जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, और हम यहाँ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको क्रिटिकल मस स्क्रिप्ट करनी चाहिए, यानी कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने से पहले ही आप उसे फेस करने को तैयार हो जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको एक लार्ज क्राउड के सामने स्पीच देनी है, तो आप क्या करें कि लोगों के ग्रुप्स के सामने एक मॉक स्पीच दें, जिससे आपका डर खुल जाए। इस तरह बड़े और बड़े ग्रुप्स के सामने बोलने की प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ये बात माइंड में रखें कि हर किसी को पब्लिक स्पीच में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता ही है। चैप्टर 4 है द डेस्टिनेशन। दोस्तों, जब आप कुछ गोल सेट करते हैं तो चेंज आपके लिए और भी इजी हो जाता है, लेकिन ये गोल इमोशनली चार्ज्ड होना चाहिए और रैशनल भी, ताकि ये राइडर और एलिफेंट दोनों को अपील करे। ये एक बेस्ट तरीका है स्विच का, लेकिन थोड़ा ऑनेस्ट वे में सोचें तो आप हमेशा अपनी चॉइस का काम नहीं कर सकते। ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल यही लाइफ है। ये हमेशा ही इजी नहीं होगी, और देखा जाए तो यही लाइफ की ब्यूटी भी है। ये बुक आपको सिखाती है कि अपने नॉन सो इमोशनली चार्ज्ड गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। इन गोल्स के साथ ये ऑब्वियस है कि ये फेल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेट लूज करना है तो बोल सकते हैं कि आई विल स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। अब ये एक टिपिकल ब्लैक एंड व्हाइट गोल है, ये स्पेसिफिक और सॉलिड है। वहीं दूसरी तरफ एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल कुछ ऐसा होगा, आई वॉन्ट टू ईट लेस। हम आपको एक और एग्जाम्पल देंगे। मान लो आपको कोई डिग्री लेनी है और आप एक हाईली स्पेसिफिक ब्लैक एंड व्हाइट गोल रखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी 4 आवर्स पर डे। और इसके उल्टा आप ये भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, जो कि एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आप स्टडी अवॉइड करना चाहते हैं। होप एलिफेंट के लिए एक फ्यूल की तरह है। एक छोटी सी सक्सेस भी एक्सट्रीमली मैटर करती है कि लोग खुद पे बिलीव करने लगें। चैप्टर 5 है द चेंज। दोस्तों, ऑथर्स 2 मेथड्स के बारे में बताते हैं जिससे आप बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है SFC मेथड, जबकि सेकंड वाला है ATC मेथड। इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा इमोशनल है और नॉट सो क्लियर सिचुएशन में बेस्ट है, और सेकंड वाला ज्यादा एनालिटिकल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। जैसे ATC यानी एनालाइज थिंक चेंज, क्लियर और ब्रीफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से बेटर काम करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स और प्लानिंग। जब आपको शेड्यूल प्लान करना हो तो आप जितना पॉसिबल हो उतना रैशनल रहना चाहते हैं। सिर्फ तब आप इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, तभी आप एक अच्छा शेड्यूल बना पाते हैं। दूसरी तरफ SFC तब बेस्ट है जब आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ एनालिटिकल प्रोस्पेक्टिव से सॉल्व करना नहीं चाहेगा। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं, तो एक सेकंड के लिए रुक के सोचें कि आपका दिल क्या कहता है। उसके बाद आपको अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी होंगी, और फिर अगर आपको लगे कि सिर्फ चेंज ही बेस्ट ऑप्शन है तो आप वही डिसीजन लें। जब आप अपना बिहेवियर चेंज करें तो एक बात माइंड में रखें कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव इल्यूजन बायस नाम की एक चीज होती है। ये बायस बड़ा सिंपल है, इसके हिसाब से हम खुद को दूसरों से ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं।
जिसकी वजह से ये होता है कि हमें कई बार खुद को चेंज करना उतना जरूरी नहीं लगता। तो पॉजिटिव इल्यूजन बायस खुद को चेंज ना करने का सिर्फ एक बहाना है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर बात पे खुद को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि खुद के लिए थोड़ा और क्रिटिकल स्टांस अडॉप्ट कर लो। ऐसे कई रॉक स्टार्स हैं जिनकी लाइफ के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि अपने करियर के फर्स्ट फेज में वे कुछ ऐसे होते हैं, जस्ट लुक हाउ फेबुलस आई एम, बॉ टू मी यू पैटी एथिलिंग्स। और इस फेज में इन लोगों को सीरियस ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, और जब उनका पॉजिटिव इल्यूजन बायस टूटता है तब जाकर ये अपनी बैड हैबिट्स छोड़ते हैं। कंक्लूजन में कहें तो हर इंसान में कुछ नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, और ये नेगेटिव हैबिट्स तभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं जब हम इन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय रिफ्यूज करने लगते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू श्रिंक द चेंज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा चैलेंज लिया हो और फिर बीच में ही ये सोच के छोड़ दिया कि ये आगे बड़ा हार्ड और टफ होने वाला है? क्योंकि हीथ ब्रदर्स को भी ऐसा लगता है कि कोई चीज एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना काफी मुश्किल काम है। जब आप रॉक बॉटम में होते हैं तो आपको समिट की झलक तक नहीं दिखती। हालांकि स्क्रैच से स्टार्टिंग एक्सट्रीमली मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं कि ये और भी हार्ड लगने लगता है। साइंटिस्ट ने ये चीज एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव की है। उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने लॉयल्टी कार्ड दिए। इन शॉर्ट, एक बोनस कार वॉश जीतने के लिए पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले एक फिक्स नंबर के कार्स वॉशेस खरीदने थे। फर्स्ट ग्रुप को एक कार्ड दिया गया जिसमें पहले से ही कुछ स्टैंप्स लगे थे, जबकि दूसरे ग्रुप को एक बिल्कुल एम्प्टी कार्ड दिया गया। लेकिन दोनों ही ग्रुप्स को बोनस लेने के लिए सेम नंबर के कार वॉशेस खरीदने थे, और जो रिजल्ट आए वो सरप्राइजिंग थे। फर्स्ट ग्रुप, जिसे कार्ड स्टैंप वाला कार्ड मिला था, उसने ज्यादा कार वॉशेस खरीदे। उनके कार्ड में लगे स्टैंप्स की वजह से उन्हें लग रहा था कि गोल एटलीस्ट कुछ हद तक तो अचीव है, तो कार वॉश खरीदने के लिए वे ज्यादा मोटिवेट हुए। तो आप इससे क्या सीखें? यही ना कि स्मॉल से स्टार्ट करें। जब आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो तो लार्ज चैलेंजेस मत लो जो पूरे करने मुश्किल होते हैं, क्योंकि इससे आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं और फिर मोटिवेशन लूज कर लेंगे। बेटर है कि स्मॉल स्टेप लें, ऐसे गोल सेट करें जो इजीली अचीव हो सकें। बिग चैलेंजेस बाद के लिए रखो। मान लो कि आप गिटार सीख रहे हैं और स्टार्टिंग में ही आप कोई मुश्किल ट्यून ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए टफ होगा। आप ट्राई करते रहोगे और फिर जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप कोई स्लो और इजी सॉन्ग की प्रैक्टिस करो, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक दिन स्टेयर टू हेवन भी मजे से बजा लोगे। नेक्स्ट चैप्टर है फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि एबिलिटीज और पोटेंशियल स्टैटिक होती हैं और उनके हिसाब से एबिलिटीज को चेंज करना बड़ा हार्ड है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज जिंदगी भर इंप्रूव की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा माइंडसेट ज्यादा फ्लेक्सिबल और कंस्ट्रक्टिव है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी हार को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये क्वालिटी, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा, चेंज के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन स्किल्स और एबिलिटीज पर रिसर्च करते हैं, उनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग थ्रू द लाइफ चेंज और इंप्रूव हो सकते हैं। भले ही ये बात हमें इम्पॉसिबल लगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स काफी ब्रेन डैमेज सस्टेन करते हैं, और अभी तक सारे न्यूरोलॉजिस्ट यही मानते आए हैं कि ब्रेन ऐसी क्रॉनिक डिजीज रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन वे रॉन्ग थे। कुछ स्पेसिफिक तरीकों से इस तरह के डैमेज ट्रीट किए जा सकते हैं, और ये अजीब बात है कि इसका मेडिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जो फुटबॉलर्स डोमेंटिया के शिकार होते हैं, वे मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू अपने ब्रेन को फिर से हेल्दी और एक्टिव बना लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चेंज द एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हीथ ब्रदर्स एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। काफी टाइम पहले साइंटिस्ट ने पाया कि लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर प्रॉब्लम्स की रूट किसी स्पेसिफिक पर्सन में देखते हैं, जबकि इसमें एनवायरमेंटल का भी एक बड़ा रोल होता है। इसे एक डेली लाइफ की सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी ग्रुप प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो सारे लोग कुछ यूं बोलेंगे, ये आदमी कितना स्टूपिड है,
सारा टाइम बस मिस्टेक ही करता रहता है। बताने की जरूरत नहीं है कि इस टाइप की रीजनिंग कभी ट्रू नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर अनजस्टिफाइड जनरलाइजेशन वाले स्टेटमेंट देते हैं। यही है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सच तो यह है कि बहुत बार एनवायरनमेंट ही हमारे फेलियर्स और मिसडीड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसी के फेलियर्स के पीछे उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ब्लेम करने के बजाय उन सारी बातों पर गौर करें जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ऐसे में आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, ओके, इस आदमी ने ब्लंडर मिस्टेक की है, लेकिन क्या ये सच में इतना स्टूपिड है? या फिर क्या पता ये रात को ठीक से सो ना पाया हो या कुछ परेशान हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि खुद को चेंज करना है तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो। जैसे कि कई टैलेंटेड और अच्छे लोग जो अपने निकम्मे दोस्तों की कंपनी में बर्बाद हो गए हैं। अगर उन्हें ऐसी बुरी सोहबत से दूर रखा जाता तो उनकी लाइफ आज कुछ और होती। सेम चीज आपके साथ भी है, और ये सिर्फ आपके फ्रेंड्स के बारे में नहीं है। अगर आप एक डल और अनइनवाइटिंग माहौल में काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की हमेशा कमी रहेगी। लेकिन इसके लिए खुद को ब्लेम करने से पहले एक बार जरा अपना वर्क एनवायरनमेंट चेंज करके देख लो। हम इस चैप्टर को इस बुक के कोट से कंप्लीट करेंगे। बाय ट्रीकिंग द एनवायरनमेंट यू बेसिकली आउटमार्ट योरसेल्फ। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है एक्वायर गुड हैबिट्स। हमारी लाइफ हैबिट्स से भरी हुई है। आपने शायद नोट ना किया हो, लेकिन हैबिट्स ना हो तो हमारी लाइफ का हर दिन डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स हम सबके अंदर गुड और बैड हैबिट्स होती हैं। हीथ बिल्डर्स आपको सिखाएंगे कि अपने अंदर न्यू बेनिफिशियल हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि हैबिट्स रिफ्लेक्सेस की तरह है। ये ऑटोमेटिक होती हैं और अक्सर किसी ना किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर होती हैं, जिन्हें एक्शन ट्रिगर बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि एनवायरनमेंट यानी द पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैबिट्स के साथ बेस्ट चीज ये है कि आप अपने न्यू एक्शन ट्रिगर सोच समझकर चूज कर सकते हैं। अब आप मान लो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने की ठान ली है, तो मॉर्निंग में उठने के साथ ही ये करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा। हम सबका एक मॉर्निंग रूटीन होता है और एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रूटीन है जो आप सुबह कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपका एक्शन ट्रिगर है मॉर्निंग वर्ड। अगर आपको फिर भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आप एक काम करो, आप अपने रूम में कोई साइन बनाकर लगा दो जो आपको अपने नए रूटीन को रिमाइंड कराता रहेगा। लेकिन ये साइन ठीक अपने बेड के सामने लगाओ ताकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपकी नजर इस पर पड़े। न्यू बेनिफिशियल हैबिट सस्टेन करनी हो तो चेकलिस्ट भी बड़े काम आती है। हाँ, ये थोड़ी टायरसम और बोरिंग तो है, लेकिन एंड में ये हेल्पफुल रहते हैं। और एक चीज, आप डेली का चेकलिस्ट फिल करके भी अपना एक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अपने फेवरेट टीवी शो को चेकलिस्ट से एसोसिएट कर सकते हैं। हर एपिसोड से पहले आप चेकलिस्ट फिल कर सकते हैं और इस तरह आप खुद को ट्रीट करके एक नई हैबिट डाल लेंगे। इन जनरल बोलें तो हैबिट इन्फोर्समेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जितनी बार आपको न्यू बेनिफिशियल हैबिट मेंटेन करेंगे, खुद को रिवार्ड देना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर है द हर्ड। दोस्तों, हम सब सोशल एनिमल हैं। हमें लोगों की कंपनी चाहिए, ये एक बड़ा फैक्ट है। और जिनके साथ हम रहते हैं उन लोगों का बिहेवियर एक तरह से हमारे लिए एक कंपास की तरह है। एक्चुअल में हम जिनके साथ घूमते रहते हैं उसके एवरेज होते हैं। यहाँ हम इजीली अपना डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारे आसपास वाले हमारी एस्पायरेशन को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अगर आप एक बहुत ऑनेस्ट और शांत पर्सन बनना चाहते हैं तो हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले लोगों के साथ घूमना स्टूपिड डिसीजन होगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली आपका बिहेवियर उनसे इन्फ्लुएंस होता है जिनके साथ आप रहते हैं, और आपको खुद पता नहीं चलता कि कब आप उनके जैसे बन जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्ट है। सोशल साइकोलॉजी से प्रूव हुआ है कि कन्फर्मिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मोटिव में से एक है। वैसे हम यहाँ कन्फर्मिज्म वर्ड का यूज थोड़ी डिग्रेडिंग वे में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इससे बचा नहीं है। जैसा हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि ये ऑटोमेटिक है, आप हार्डली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी लाइफ से इसे पूरी तरह एलिमिनेट करने से बेटर है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें जिनका लाइफ गोल आपकी तरह सेम हो। ये चीज दूसरे एंगल से भी अप्लाई होती है। अगर कुछ लोग बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो आप इस फैक्ट को एम्फेसाइज करके उन्हें कंफर्म होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट चैप्टर है कीप इट गोइंग।
आप यहाँ मेंशन किए गए सारे स्टेप्स फॉलो करके भी फेल हो सकते हैं अगर आप में परसेवरेंस की कमी है। तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर यह है कि फेलियर्स को कैसे हैंडल किया जाए, और ये भी हम यहाँ बता चुके हैं कि फेलियर्स इनवाइटेबल हैं। जितनी जल्दी आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्सेप्ट करेंगे उतना ही बेटर आप फ्यूचर डिफिकल्टीज हैंडल कर पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सीक्रेट परसेवरेंस ही है। वे इतने स्टबर्न होते हैं कि एंड में फेलियर्स भी उनके आगे हार मान लेते हैं। कभी भी फेल होने के डर से हार मत मानो, बल्कि इसके उल्टे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ आप अपनी सक्सेस के स्टेप को और क्लोज ला सकते हैं। हम ये सब बनाकर नहीं बोल रहे हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, आप खुद देखेंगे कि परसेवरेंस ही उनका सीक्रेट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कई ऐसे रैंडम फैक्टर्स हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये कभी बहुत बुरी भी हो सकती है। लेकिन इन रैंडम इवेंट से खुद को टूटने ना दो। इन रैंडम फैक्टर्स का एक टिपिकल सा एग्जाम्पल है जब आपका पार्टनर बिना किसी वजह से आपको छोड़ देता है। अब तक सब ठीक था, आप दोनों साथ में खुश थे कि तभी एक दिन आपका पार्टनर आपसे कहता है इट्स नॉट यू इट्स मी, या फिर ऐसा ही कोई स्टूपिड सा रीजन। अब जाहिर है कि आपका दिल टूट जाएगा। ऐसे में कुछ दिन सैड फील करना बड़ी नॉर्मल सी बात है। रोने से भी दुख हल्का होता है, लेकिन आप इसकी वजह से खुद को टूटने नहीं दे सकते, क्योंकि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें लगता है कि इस तरह के रैंडम इवेंट्स झेलना फेलियर से कहीं ज्यादा मुश्किल है, जो प्योरली आपकी फॉल्ट होती है। लेकिन ये लाइफ है, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे रैशनलाइज करना इतना इजी नहीं होता। बहुत से लोगों की नजर में अब्राहम लिंकन अमेरिका के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट में से एक हैं। उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी हटाकर डेमोक्रेसी कायम की थी, लेकिन उनकी लाइफ इतनी दुख भरी थी कि उन्हें सक्सेस मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब लिंकन बहुत छोटे से थे तो उनकी मां चल बसी। उनकी एक सिस्टर थी सारा, जिसने उन्हें पाला पोसा, लेकिन बदकिस्मती से सारा भी जल्दी ही चल बसी। लिंकन की फर्स्ट वाइफ शादी के तुरंत बाद मर गई थी। उनके तीनों बेटे भी एक के बाद एक चल बसे। उनका प्रोफेशनल करियर भी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन अब्राहम लिंकन ने हार नहीं मानी। वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। आपको भी इसी तरह अपनी गोल की तरफ चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। इस बुक समरी में हमने देखा कि अगर चेंज होना है तो हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला है राइडर, यानी हमारा रैशनल माइंड, इंटेलिजेंट माइंड जो सोचता है। दूसरा है एलिफेंट, यानी हमारा इरेशनल माइंड, इमोशनल माइंड। और तीसरा आता है पाथ, यानी हमारी डू राइडिंग, हमारा एनवायरमेंट और हमारे आसपास के लोग। अगर हमें चेंज होना है, स्विच करना है, तो हमें इन तीनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। स्विच के लिए हमें सबसे पहले अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक टास्क पर लगानी पड़ेगी, ताकि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े और कंफ्यूजन ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी में चीनी डालना बंद कर दो। अगर आप एक साथ 10 एक्शन के बारे में सोचेंगे कि मैं जिम भी ज्वाइन कर लूं, तीनों मील्स में कोई फैट ना खाऊं, मॉर्निंग में जॉगिंग भी जाऊं, तो सच बोलूं कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक छोटे टास्क पर फोकस कीजिए। सेकंड स्टेप आता है कि खुद को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल थॉट दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं और खुद से आप कहते हैं कि स्मोकिंग बंद करके हेल्दी भी रह सकता हूं और पैसे भी बचा सकता हूं, तो ये एक वीक ऑप्शन है और आप इस हैबिट को स्विच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप खुद को इमेजिन कीजिए पीले दांतों के साथ, जिसके पास कोई आना नहीं चाहता। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है और आपकी मदद कर सकता है। लास्ट स्टेप आता है अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए। अगर आपके आसपास सब टाइम वेस्ट करने वाले हैं, तो ना चाहते हुए भी ये एनवायरनमेंट आपको भी टाइम वेस्ट करने में मजबूर कर देगा। उसी तरह अगर आपके आसपास सब गोल ओरिएंटेड हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, तो ये एनवायरनमेंट आपको भी फोकस्ड बना देगा। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।